यार एक बात बताओ, स्कूल में कौन सा ऐसा सब्जेक्ट होता था जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता था? मेरे लिए वो सब्जेक्ट था हिस्ट्री, जिसके पीछे रीजंस तो बहुत सारे थे, पर ओवरऑल नहीं था हिस्ट्री में इंटरेस्ट। वो तो संजय लीला भंसाली की फिल्म देखने के बाद पता चला कि हिस्ट्री भी इंटरेस्टिंग हो सकती है। पद्मावत देखी थी मैंने, मुझे काफ़ी पसंद आई थी। उसके बाद फिर मैं और एनसीईआरटी वगैरह भी पढ़ा थोड़ा, 11th 12th का या उसके पहले क्लासेस का, और धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगा हिस्ट्री में। तो पता चला हिस्ट्री में भी 3 सेगमेंट्स होते हैं। एक है जिसको कहते हैं हम प्री हिस्ट्री, जिसका कोई डेटा ही नहीं है, कोई बुक्स नहीं है, कहीं कोई रिकॉर्ड ही नहीं है हमारे पास। दूसरा है प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री मतलब वो हिस्ट्री का टाइम जिस जिन चीज़ों का डॉक्यूमेंटेशन किसी बड़े सिविलाइजेशन में किया हुआ है। मान लो कोई एक बड़ा सिविलाइजेशन है, जैसे मेसोपोटामिया का था या इजिप्ट का था या इंडस वैली सिविलाइजेशन था। इन सिविलाइजेशंस के जो डॉक्यूमेंट्स है ना, इसमें कहीं लिखा हुआ है किसी और छोटे मोटे सिविलाइजेशन के बारे में, दैट इज प्रोटो हिस्ट्री फेज। उसके बाद आता है प्रॉपर हिस्ट्री, जो पूरा डॉक्यूमेंटेड था, जिसके बारे में एविडेंस हमें मिला है। तो जब ये सब पता चला ना, तो मुझे प्री हिस्ट्री फेज में भी बहुत दिलचस्पी होने लगी, क्योंकि वो उसमें बहुत कुछ ऐसा अनएक्सप्लोर्ड है। ऐसे ही जब मुझे हिस्ट्री में इंटरेस्ट था, तो वन फाइन डे मुझे पता चला कि 2016 में एक मूवी आई थी जिसका नाम था मोहनजोदारो, डायरेक्टेड बाय आशुतोष गवारिकर। ये फिल्म ना मैंने बिट्स एंड पीसेस में पहले देखी थी, पर कल मैंने देखा इसको पूरा एक स्ट्रेच में। तो मैंने सोचा आपसे बात करते हैं इस मूवी के बारे में। मैं कभी भी मूवी की बात जब करता हूँ, आई डोंट टॉक लाइक अ क्रिटिक, क्योंकि मुझे नहीं पसंद है किसी भी चीज़ को बस क्रिटिसाइज करते रहना। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिस्पेक्ट एनीवन जो कुछ क्रिएट करता है। तो इस मूवी में डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी लगी, कुछ चीज़ें हैं जो उतनी पसंद नहीं आई, पर स्टिल मैं अप्रिशिएट ही कर रहा हूँ मूवी को। तो सबसे ज़्यादा जो पसंद आया मुझे मूवी में, वो सबसे पहले तो जो मूवी का जो सेटअप है ना, जो पूरा बैकग्राउंड से लेके जो पूरा प्लॉट है मूवी का। मोहनजोदारो मूवी में दिखाया गया 2016 बीसी, मतलब क्राइस्ट से 2000 साल पहले। क्राइस्ट से 500 साल पहले थे बुद्ध, गौतम बुद्ध। उनसे लगभग 1500 साल पहले क्या था, जिसको आज हम इंडिया बोलते हैं, वहां पे क्या था? इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसी थी है, जिसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। जो सेटअप है ना मूवी का, वो बहुत कमाल का है। और जैसे मैं बताता हूँ, जैसे कुछ कुछ चीज़ें जब मैंने मोहनजोदारो के बारे में जब पढ़ा था, तो मुझे पता चला था, इवन ध्रुव राठी का भी इस पर एक वीडियो है, कि बहुत सारे सिंबल्स वो लोग यूज़ करते थे। तो वो सिंबल्स जो इस मूवी में यूज़ किए हुए हैं ना, वो बहुत एक रियलिस्टिक फील देते हैं। फिर एक कॉइन भी नहीं, वो मुझे पता नहीं था कि वो है क्या, उसके उसमें एक यूनिकॉर्न का फोटो बना हुआ है, मैं बी रोल में डाल दूंगा उसका फोटो। वो मूवी देखने के बाद पता चला कि शायद उसको यूज़ किया जाता था। मोहनजोदारो जो सिटी थी ना, पहली बात, मोहनजोदारो नाम क्यों यूज़ हुआ है? मोहनजोदारो का एक्चुअल मीनिंग है माउंड ऑफ द डेड। अपरेंटली जिन लोगों ने जब खोजा गया मोहनजोदारो को, तो वहां पे बहुत सारी लाशें मिली थी। अपरेंटली, आई एम नॉट 100% श्योर, पर जितना मुझे याद आ रहा है, तो सिंध की भाषा में, सिंधी में शायद उसको मोहनजोदारो कहा गया। मोहनजोदारो किसी शहर का नाम नहीं है, तब के जो लोग थे उनको पता भी नहीं होगा ये नाम, क्योंकि हमें नाम नहीं पता उस समय का उन शहरों का। इसीलिए एक सेफ साइड के लिए मूवी में ये एक डिस्क्लेमर भी आता है मूवी के स्टार्ट में, कि इसीलिए हम मोहनजोदारो नाम यूज कर रहे हैं। मूवी में दिखाया गया है कि जो मोहनजोदारो पूरी सिटी है, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड थी, एक लोअर सिटी, एक अपर सिटी। लोअर सिटी में वो लोग रहते थे जो मिडिल क्लास हैं, जिनके पास उतना पैसा नहीं है, और आम टाइप के लोग। और एक अपर सिटी है जहाँ पे उस जमाने के पॉलिटिशियंस, जो लोग पावर में थे, जो बड़े ट्रेडर्स थे, ये लोग अपर सिटी में रहते थे। तो ये है पूरा प्लॉट। लोअर सिटी वाले अगर अपर सिटी में जाना चाहते हैं, तो उनको एक पास चाहिए होता है, विच इज दैट पास, जिसपे वो यूनिकॉर्न का फोटो है, कई सारे सिंबल्स हैं, तभी आपको एंट्री मिलेगी अपर सिटी में। डेफिनेटली जो वीएफएक्स है मूवी का, वो थोड़ा कन्विंसिंग नहीं है। वीएफएक्स अगर उतना कन्विंसिंग नहीं है ना, तो मूवी थोड़ा सा एक्सपीरियंस डेफिनेटली हैम्पर करती है, क्योंकि फिर वो रियलिस्टिक नहीं लगता। आपका ध्यान स्टोरी से ज्यादा इस पर चला जाता है कि यार ये तो असली ही नहीं लग रहा है। तो वीएफएक्स के लिए नंबर डेफिनेटली कटना चाहिए, पर प्लॉट बहुत सही है। जो बैकग्राउंड है, जो पूरा सेटअप तैयार किया गया है मूवी के लिए, इट्स बैंग ऑन। दूसरी बात है, जो कास्टिंग है ना मूवी की, ऋतिक इज परफेक्ट। ऋतिक तो यार अब तो हिज मतलब वो कैरेक्टर रोल में मुझे लग रहा है उतना ही ढल जाते हैं, जितना एक अगर स्टार बेस्ड परफॉर्मेंस हो उनके लिए। एक सीन है जो मुझे इस मूवी का, जैसे स्टोरी लाइन में जो चीज प्लस पॉइंट लगी, ऑल्दो मैं स्टोरी लाइन के बारे में उतना बात नहीं करूंगा, क्योंकि हमें नहीं पता उस फेज के बारे में, तब के लोग रहते थे तो कैसे रहते थे, क्या था, उतना डॉक्यूमेंटेड भी नहीं है। डेफिनेटली आप इधर उधर से किसी बुक में पढ़ सकते हो, पर मेन स्ट्रीम बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है उस फेज के बारे में। तो जो दिखाया गया है वो समवॉट आज के लाइफ से रिलेटेड ही है, जो विच मेक्स मी फील गुड, क्योंकि 4000 साल पहले भी लोग इतने एडवांस थे। जैसे एक सीन है जहाँ पे कबीर बेदी हैज प्लेड द कैरेक्टर नेम्ड माहम। अब कबीर बेदी रहते हैं, प्रधान बोलते हैं उनको, मतलब आज के ज़माने में प्राइम मिनिस्टर समझ लो, वो मोहनजोदारो के प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। और एक सीन है जहाँ पे उनके जो सेनेट्स हैं, जो कैबिनेट है पूरा, वो लोग बैठे हुए हैं। उसमें से एक
कैबिनेट मिनिस्टर या जो सेनेटर रहता है वो कहता है कि लोअर सिटी में ना हालत बिल्कुल ख़राब हो रही है, वहाँ के रास्ते ख़राब हो रहे हैं, जो मकान हैं वो उनकी हालत ख़राब हो रही है, तो तुम प्रधान हो तो तुम क्यों नहीं ठीक करवाते हो सबको? तो कबीर बेदी यानी माहम कहता है कि हमारे पास अभी उतना पैसा नहीं है, उतना संसाधन नहीं है। डायलॉग्स भी बड़े अच्छे लिखे हुए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया है 15 साल पहले, कहा गया है 15 बरसात पहले या अगले सूरज उगने से पहले, समझ रहे हो? क्योंकि उस वक़्त नहीं था ना, घड़ी नहीं थी, हमें नहीं पता टाइम कैसे बीतता है, तो उनका अपना ढंग था टाइम को डिफाइन करने का। एक सीन है जब ऋतिक रोशन आता है मोहनजोदारो में, तो एक बड़ा-सा घड़ा रखा हुआ है, उसके अंदर पानी है और थोड़ा-सा पानी भर के उस पे एक लोटा रख दिया जाता है और लोटा में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पानी भरता है और लोटा अंदर डूब जाता है। जो उनके लिए 1 घंटा था। अब ज़रूरी नहीं वो हमारे 1 घंटा के बराबर हो, होता हमारे 5 घंटे के बराबर हो, तो उनका दिन भी फिर 4-5 घंटे का ही होगा, समझ रहे हो? जो डिवीज़न है एक पूरे दिन का सूरज टू सूरज, वो उनका अलग था, पर अपना तौर-तरीका तो था। तो हम यानी कबीर बेदी कहते हैं कि हमारे पास उतने संसाधन नहीं है, तो मैं अभी नहीं ठीक करवा पाऊँगा। उसके लिए जो नगरवासी उनसे और ज़्यादा कर वसूला जाए, यानी टैक्स कलेक्ट किया जाए, जिसके लिए रेज़ोल्यूशन पास होता है कि जो माहम के फ़ेवर में है वो लोग अ, हाथ उठाओ और जो अगेंस्ट है वो मुट्ठी दिखाओ, ऐसा ही कुछ है, अब हो सकता है उल्टा हो। तो फिर सब लोग अपना-अपना करते हैं, अगर ज़्यादा माहम के फ़ेवर में हो गया तो रेज़ोल्यूशन पास हो गया, यानी टैक्स वसूला जाएगा छोटे नगर वासियों से, जो निचले हिस्से में रहते हैं उनसे। तो ये सब चीज़ें आज तो कंपनी लॉ में पढ़ने को मिलता है कि जब कोई जनरल मीटिंग या बोर्ड मीटिंग बुलाई जाती है तो वहाँ रेज़ोल्यूशन कैसे पास होता है जिससे कंपनी एक डिसीजन लेती है। मतलब ये सब चीज़ें तब भी थी, जो मुझे बड़ी अच्छी लगी क्योंकि पता नहीं मुझे हो देखो मेरा एक बायस है क्योंकि मैं हिस्ट्री पढ़ते-पढ़ते ये सब चीज़ों में मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा ना कि मूवी भी मुझे बिल्कुल बाइंड करके रख ली। पर हाँ, ये डेफ़िनेटली एक प्रीरिक्विज़िट है इस मूवी का कि आपको हिस्ट्री में थोड़ा इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर बिल्कुल भी आप हिस्ट्री से आपका कोई पल्ला नहीं रहेगा, तो तब आई डोंट नो क्योंकि मैं देख रहा था बहुत लोग कह रहे थे कि आप इवन जो मूवी का ट्रेलर है उसके कमेंट्स में भी कि आपको एक बेसिक लेवल की हिस्ट्री की नॉलेज चाहिए इसमें। तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है? उतना तो मूवी बड़े अच्छे से समझाती भी है हर चीज़ को। कास्टिंग में पूजा हेगड़े का जो कैरेक्टर है ना, वो पता नहीं मुझे उतना जमा नहीं। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई और एक्टर भी उस कैरेक्टर को अच्छे से निभा लिया होता। इट वाज़ नॉट दैट इम्पैक्टफुल फॉर मी एज़ एन ऑडियंस। जो ऋतिक रोशन के पापा का रोल जिन्होंने किया है व्हिच इज़ शरद केलकर, सृजन नाम रहता है उस कैरेक्टर का, वो ना थोड़ा-सा मुझे कन्विंसिंग नहीं लग रहा था क्योंकि पहले वो प्रधान हुआ करते थे उस मोहनजोदारो के जिनको अ, बाय क्रूक मतलब छल कपट से उनको हटा दिया जाता है प्रधान के पोजीशन से और ये कबीर बेदी एज़ माहम आके टेक ओवर कर लेते हैं पूरे मोहनजोदारो को एंड ही डिक्लेयर्स हिमसेल्फ एज़ द न्यू पीएम और न्यू प्रधान। तो पहले का जो सृजन का जो कैरेक्टर है यानी शरद केलकर का, वो पता नहीं क्यों यार वो मुझे एक जो डिसअपॉइंटमेंट है थोड़ा ना इस मूवी से दैट इज़ कि मूवी ना बहुत ज़्यादा अच्छा और बुरा दिखा दी है। जैसे ऋतिक और ये ऋतिक के जो पापा रहते हैं ये लोग अच्छे हैं और कबीर बेदी खराब हैं। जिसकी वजह से क्या हुआ ना मूवी वहीं पर एंड हो गई। अगर दोनों जन का प्लस और माइनस थोड़ा दिखाया गया होता ना, तो मुझे लगता है इस मूवी का भी एक यूनिवर्स बन सकता था या इस मूवी की भी सीक्वल्स आ सकती थी। क्योंकि कबीर बेदी एक पॉइंट पे कहते हैं अपने सेनेट से कि जो सिंधु मामले यानी जो सिंधु रिवर है वो ऐसे फ्लो करती है तो बीच में क्यों ना हम एक डैम बना लें, डैम बना के उसको डाइवर्ट कर दें और यहाँ पे इतना ज़्यादा सोना है, इस सोना को निकाल के हम बेच सकते हैं जिससे हमारे पास और रिसोर्सेज आएंगे जिससे हम मोहनजोदारो को और बड़ा कर सकते हैं। अगर फर्स्ट हैंड देखो तो ये आइडिया कोई बहुत बुरा नहीं है, ये प्रॉस्पेरिटी बेस्ड ही आइडिया है। पर फिर दिखाया जाता है कि जो माहम हैं वो ऐसा करते हैं कि वो बना देते हैं, उसका भी रेज़ोल्यूशन पास होता है। वही हाथ उठाओ, मुट्ठी दिखाओ दिखाया जाता है, फाइनली रेज़ोल्यूशन पास हो जाता है। उसमें जब ये रेज़ोल्यूशन पास की बात आती है ना, तो जो ऋतिक रोशन के पापा रहते हैं, ये कहते हैं कि नहीं, सिंधु माँ हमारी माँ जैसी हैं, उनका रास्ता मोड़ना सही नहीं रहेगा और मान लो हमने रास्ता मोड़ के प्लान किया कि इधर डाइवर्ट कर देंगे, अगर इधर नहीं आया और सिंधु माँ किसी और रास्ते ही चली गई, तो यहाँ के जो गाँववासी हैं, इनका क्या होगा? इनके पास पानी नहीं आएगा, तो फिर इनका जीवन कैसे चलेगा? तो इसके लिए वोट होता है। अब वोट होता है तो इक्वल वोट होता है दोनों तरफ से, लेकिन लास्ट में ये जो सृजन के भाई रहते हैं, दुर्जन शायद नाम रहता है उनका, जो कि ऋतिक रोशन के चाचा रहते हैं, ये लास्ट में माहम के डर से अपने भाई के ही अगेंस्ट हो जाते हैं कि अगर भाई के अगेंस्ट नहीं गए तो माहम में भी मार देगा इनको। लेकिन मुझे ये चीज़ कन्विंसिंग नहीं लगी क्योंकि माहम तो तब प्रधान था ही नहीं ना, इनके भाई ही प्रधान थे, तो माहम का पावर ही कहाँ से आएगा? ये चीज़ मुझे कन्विंसिंग नहीं लगी इस मूवी का। यही सब जो थोड़ा-थोड़ा ड्रॉबैक लगा मुझे मूवी का, पर ऐसा ही होता है जिसकी वजह से डैम का जो रेज़ोल्यूशन था वो पास हो जाता है और डैम बन जाता है। और जो
ऋतिक के पापा यानी सृजन ने जो कहा था वही होता है। तो सिंधु रिवर अपना रास्ता पूरा मोड़ लेती है, जिसकी वजह से अकाल पड़ जाता है शहर में। और वो सोना जो प्रधान मतलब ये महाम जो सोना निकालता है, वो सोना वो बेच के रिसोर्सेज नहीं, हथियार खरीदने लगता है बाहर के ट्रेडर्स से। अब हथियार वो खरीद रहा है क्योंकि उसको पावरफुल बनना है। ऐसे जो स्टोरी है वो प्रोग्रेस करती है। उसके अलावा प्रीस्ट का रोल एक एक्टर ने किया है जो मुझे बैंड बाजा बारात में भी दिखे थे। एक बिजनेसमैन का रोल किया था उन्होंने। बैंड बाजा बारात में मुझे वो एक्टर सही लगा था, उनका परफॉर्मेंस। पर यहाँ पर ना मे बी ड्यू टू द स्टोरी लाइन, द एग्जीक्यूशन, द स्क्रीन प्ले, उनका भी एक आध टर्न्स था ना जो उतना कन्विंसिंग नहीं था मेरे लिए। पहली बात तो मैंने जितना पढ़ा है मोहनजोदारो के बारे में, मोहनजोदारो में कोई रिलीजियस या ऐसा टेम्पल जैसी कोई जगह थी नहीं, एज पर माई नॉलेज। क्योंकि और सिविलाइजेशंस में दिखे हैं कोई ऐसे रिलीजियस प्लेसेस, पर मोहनजोदारो में ऐसा कुछ नहीं था। पर यहाँ पे मूवी में दिखाया गया है कि एक टेम्पल रहता है जहाँ के वो प्रीस्ट रहते हैं। और क्योंकि वो प्रीस्ट है ना, तो उनका भी एक इन्फ्लुएंस रहता है। प्रधान भी जो करता है वो भी कहीं ना कहीं इनको भी कंसिडर करता है बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। तो एक सीन है जहाँ पे प्रधान का जो बेटा रहता है और ऋतिक रोशन जो बाहर से आया रहता है, ये लोग लड़ पड़ते हैं ड्यू टू सम XYZ रीजन। और लड़ने के बाद क्या होता है ना कि अब प्रधान के बेटे से लड़ा है, तो प्रधान सीधे आके इसको कहता है, इमाम कहता है कि इसको मृत्यु दंड दिया जाए, यानी गिव हिम अ डेथ पेनल्टी। तो वहां पे प्रीस्ट बोलता है ना कि क्षमा कर दें इसे। वो मुझे ना सही नहीं लगा, क्योंकि वो इतना क्रूर रहता है कि वो पहले आज तक जो भी उसके अगेंस्ट गया उसको सीधा डेथ पेनल्टी देता है। पर यहाँ पे क्योंकि ऋतिक मेन लीड है तो क्षमा कर दें इसे। फिर बोलते हैं कि ये अनजान है, बाहर से आया है, मोहनजोदारो के नियम से ये वाकिफ नहीं है, मतलब परिचित नहीं है, वाकिफ हो सकता है बाद का वर्ड हो जो भी। तो फिर वो माफ भी कर देते हैं, लेकिन उसको एक दूसरे तरह की सजा देते हैं। जरूरी नहीं है कि एक्टर का डाउन साइड हो, ये हो सकता है स्क्रीन प्ले का भी हो। पर एनीवेज ये 2-3 टर्न्स थे ना मूवी में जो मुझे उतने कन्विंसिंग नहीं लगे। थोड़ा और बेटर तरीके से और रियलिस्टिक तरीके से इनको लिखा जा सकता था, ये मुझे लगा। बट बाकी ये मूवी यार पता नहीं, मुझे तो बड़ा अच्छे से ग्रैब कर पाई ऑडियंस अटेंशन, जो मैं बार बार कहता हूँ हर वीडियो में, वो इस मूवी का मुझे अच्छा लगा। एक चीज और है कि क्रिस्टोफर नोलन जब मूवी बनाते हैं, इंटरस्टेलर या टेनेट या ओपनहाइमर, तो हम बड़ा प्रेज करते हैं। दो अच्छी खासी ऑडियंस है जिनको ये मूवी समझ में नहीं आती। इवन मनोज बाजपेयी ने भी कह दिया कि मुझे क्रिस्टोफर नोलन की मूवी समझ नहीं आती। पर यार जब कोई इंडियन डायरेक्टर, जब हमारे यहाँ से कोई इतना अच्छा काम कर रहा है, एटलीस्ट ट्राई कर रहा है, जहाँ पे आपको एक बेसिक नॉलेज चाहिए किसी चीज़ का, उसको हम सीधे क्यों डिस्कार्ड कर देते हैं? मुझे समझ में नहीं आया। ये मूवी 100 करोड़ के बजट में बनी है, पर इसने अर्न किया अराउंड 108 करोड़। इतना तो ये डिजर्व नहीं करती थी। 100 करोड़ में बनी, आई थिंक ये मूवी कम से कम 200-250 करोड़ तो आराम से डिजर्व करती थी, क्योंकि ऋतिक का परफॉर्मेंस हो चाहे ओवरऑल जो एग्जीक्यूशन हो मूवी का, बहुत थर्ड क्लास मूवी जैसे जुड़वा 2, हाउसफुल टाइप की जो मूवीज हैं, उनसे तो लाख गुना ये मूवीज बेटर है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अंडररेटेड होके दब गई है ये मूवी, भूल गए लोग इन मूवीज के बारे में। हिट क्यों नहीं हुई, इसके पीछे 2-3 चीजें मुझे लगी। पहला, मैंने ट्रेलर देखा इस मूवी का, जो ट्रेलर का एडिट है ना वो बड़ा बोरिंग सा है। क्योंकि हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली अच्छी खासी जनता है जो ट्रेलर देख के डिसाइड कर लेती है कि हमें मूवी देखने जाना है या नहीं। तो ट्रेलर जो है ना, मुझे लगता है कि हो सकता है ऐसा कई बार होता हो, बहुत लोग हैं कि पूरी मूवी बन गई, अब इसका ट्रेलर क्या बनाए, तो मूवी को छोटा 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 करके एक शॉर्ट सा वीडियो बना दो 2-3 मिनट का, वही हो गया ट्रेलर। पर इसमें क्या होता है, अगर आप पूरी मूवी को काट के ट्रेलर बनाओगे तो आप वो सारे प्लॉट ट्विस्ट खोल दोगे ट्रेलर में जो मूवी में है, जो कि इस मूवी के ट्रेलर में मुझे दिखा है। मूवी के ट्रेलर में ही दिखा दिया जाता है कि ऋतिक रोशन असली लीडर होना चाहिए था मोहनजोदारो का। तो यार यही तो सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट था ना। तो वो एडिट बहुत बहुत पुअर लगा मुझे जब मैंने इस मूवी का ट्रेलर देखा। तो दूसरा हो सकता है कि मार्केटिंग में प्रॉब्लम। इन लोगों ने सामने आके अगर आप इतना ज्यादा प्रोफाउंड चीज बना रहे हो, इतना पावर पैक्ड, जहां पे आपको एक हिस्ट्री का बेसिक नॉलेज भी चाहिए, तो मुझे लगता है इसका मार्केटिंग भी उस ढंग से करना चाहिए था जहां पे ऑडियंस भी प्रिपेयर होके आए कि वो क्या देखने वाली है, कैसे समझा जाएगा, किस कॉन्टेक्स्ट में इसको समझना चाहिए। मुझे लगता है बहुत लोग को ऐसा लगता होगा कि शायद हिस्ट्री मतलब मुगल एम्पायर या मे बी पृथ्वीराज चौहान का एरा या गुप्ता डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी। पर उसके पहले भी तो बहुत हिस्ट्री थी ना। मूवी के ट्रेलर में भी दिखाया गया है बिफोर मुगल्स, बिफोर बिफोर क्राइस्ट, बिफोर बुद्धा, ऐसे करके पूरा ट्रेलर में भी दिया हुआ है। तो मुझे लगता है सही कॉन्टेक्स्ट सेट करना चाहिए था मूवी का, ताकि ऑडियंस को भी ये खींच पाए ये मूवी थिएटर्स तक। तो ये मुझे फील हुआ। आई थिंक मैं नहीं भूल रहा हूँ कुछ और जो मुझे बोलना था। आई एंजॉयड द मूवी। आप लोगों ने देखी है मोहनजोदारो, देखी है तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू, थॉट जरूर कमेंट करना, और नहीं देखिए तो बिल्कुल देख सकते हो। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।